अभी तक हम यही पढ़े कि जुलाई 1830 का क्रांति कैसे कैसे हुआ। कैसे चार्ल्स 10वें जो निरंकुश राजा हो गए थे उनको हटा के उनके जगह पे लुई फिलिप आए जो अलायंस वंश के थे। ये क्रांति कैसे हुआ। अब इस जनरली आपको आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है जुलाई 1830 की जो क्रांति थी उस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ। बहुत बार आपको पूछा जाएगा जुलाई 1830 का क्रांति का विवरण दे। तो आपको कुछ याद नहीं रहे तो भी इसको आराम से आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे बोला ना कि क्रांति कब होगा, जब समान वर्ग लोग को तकलीफ होगी। तो किसी भी क्रांति का आपको कुछ याद नहीं रहे तो प्रभाव में आप ये लिख सकते हैं कि सामान्य वर्ग और मध्य वर्गों का के सत्ता में वापसी हो गई, राष्ट्रीयता और देशभक्ति में वृद्धि हुई, संवैधानिक सुधार हुआ, मतलब सामान्य वर्गों को भी अधिकार की बात की गई। और अब हम बात करेंगे जैसे जुलाई 1830 क्रांति, जिसके बाद लुई फिलिप पावर में जिसके बाद लुई फिलिप शक्ति में आया, शासक बना, जो किस वंश का था, अलायंस वंश का था। ये उन लोगों की सहायता से सत्ता में या वंश शासक बना जो लोग सामान्य वर्ग के, मध्य वर्ग के लोग थे। लेकिन शासन जैसे ही ये पावर शक्ति में आया, जैसे ही शासक बना ये, वैसे ही इसने कुछ सुधार भी किए। लेकिन बात इसके साथ ये थी कि ये शासक तो अच्छा था लेकिन उदारवादी शासक भी था, सुधार भी करना चाहता था। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी कि ये बहुत महत्वाकांक्षी था, अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। और इसके चलते इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके चलते फिर 1848 की क्रांति होगी। आप देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति होते जा रही है। आप अभी तक शुरू से देखे होंगे तो राष्ट्रवाद समझे होंगे कि राष्ट्रवाद कैसे आया। 1789 का क्रांति हुआ फ्रांस में। उसके बाद कैसे वहाँ राजतंत्र खत्म करके प्रजातंत्र आया। फिर नेपोलियन का शासन समझे होंगे, फिर मेटरनिख युग समझे होंगे। नेपोलियन के बाद 1814 में नेपोलियन का शासन खत्म हुआ। 15 में बियाना हुआ, सम्मेलन हुआ। बियाना सम्मेलन में मेटरनिख का पावर, मेटरनिख शक्ति में आया, मेटरनिख शक्ति में आया। उसके बाद कैसे 1830 में क्रांति हुआ, चार्ल्स 10वें के निरंकुश शासन के विरोध में उसने कुछ कानून ला दिए थे, 3-4 कानून, जिससे से लोगों के अधिकार छीन रहे थे। उसके बाद देखिए लुई फिलिप वही सामान्य लोगों के सपोर्ट से आगे आया, मतलब सामान्य लोगों के वोट से आगे आया। जैसे अपने देश में देख लीजिए, पहले नेता लोग क्या सामान्य लोगों को ही वोट मांग के आते हैं, फिर जाके सामान्य लोगों को, आम जनता का वोट से जीतते आते हैं, फिर कहाँ सुनते हैं आम जनता का। वैसे ही अब लुई फिलिप्स आम जनता के वोट, आम लोगों के सपोर्ट से ये राजा बना। लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम अच्छा काम करेंगे, सुधार करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर जैसे ही राजा बना तो इसको लगा कि नहीं, मुझे सत्ता में तो रहना है, हर हालत में रहना है। तो इसने क्या किया, फिर अभिजात वर्गों का भी सपोर्ट करने लग गया। इससे एक होता है, इसने एक स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति बनाई थी। बहुत बारी आपके एग्जाम पूछ देगा कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किसकी थी, तो लुई फिलिप की थी। अब आपसे ये पूछ दे, अभी इसका ये रीजन हुआ कि इससे लोगों की बहुत आशा थी, क्योंकि लोगों के सपोर्ट से ही राजा बना था, आम जनता के। लेकिन इसने अपने राज्य को, मतलब अपना सत्ता बचाने के लिए, एक आदमी को ये प्रधानमंत्री बना देगा, ये प्रधानमंत्री बना देगा गीजो को, ताकि पूंजीपति लोग से भी, जो गीजो था, जो उदारवादी नहीं था, मतलब वो आम लोगों का सपोर्ट वाला आदमी नहीं था। इससे क्या हुआ कि समझने वाला बात है कि अब राजा का प्रधानमंत्री है, जो लोग आम जनता से कोई संबंध, मतलब आम जनता का काम नहीं करना चाहता है। और लुई फिलिप चाहते हैं सत्ता में रहें ताकि अमीर लोगों से भी संपर्क रखें। इस समझ लीजिए तो आज की कहानी है। पहले नेता लोग बनते हैं, नेता बन के उसके आम लोगों का वोट लेके नेता बनेंगे, फिर आगे जाके पूंजीपति वर्ग से सपोर्ट लेने लेंगे, क्या कि तो इससे क्या हुआ
अब ये हुआ कि लुई फिलिप राजा तो बने, आम लोगों का उम्मीद था कि ये कुछ सुधार करेंगे, लेकिन कुछ सुधार तो कर नहीं पाए। तो देश में क्या हो गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने लगा। अब बेरोजगारी भुखमरी बढ़ेगा तो लोग आंदोलन करेंगे ही। यही हुआ, फरवरी 1848 में लुई फिलिप के खिलाफ भी लोग उतर गए और वापस लुई फिलिप को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। अब इस बार क्या हुआ कि लुई फिलिप जब गद्दी छोड़ के भागे तो वहां पे गणतंत्र की घोषणा की गई और वहां पे 21 वर्ष से जितना उम्र के लोग थे उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब बेरोजगारी का भी मुद्दा था तो काम का भी अधिकार दिया गया। अब इनके बाद अब गणतंत्र बना तो सम्राट कौन सा, गणतंत्र बना तो मतलब उनका गणतंत्र का जो अब सम्राट जो बने लुई नेपोलियन बने, फ्रांस के सम्राट। अब हम बात करेंगे इटली के एकीकरण की। आपका जो पहला चैप्टर है यूरोप के राष्ट्रवाद में, उसमें आप देखेंगे पहले इसमें दे रखा है राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति लगाव। उसके बाद देखेंगे कि फ्रांस के क्रांति, नेपोलियन का प्रभाव, ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद देखा 1830 का क्रांति, फिर 1848 का क्रांति। 1848 के क्रांति के बाद लुई नेपोलियन राजा बन गए। अब थोड़ा जब ये फ्रांस में हो रहा था, ये फ्रांस रहा, ये फ्रांस रहा आपका ग्रीन कलर वाला, इसके बगल में ये इटली है। तो जब आपके पड़ोसी के घर में उथल पुथल हो, अब बगल वाला शांत रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यही हाल हुआ जब फ्रांस में इतना उथल पुथल हो रहा था लोगों में, तो इटली में लोग कहाँ से शांत रख सकते हैं। तो इटली में भी यही काम शुरू हो गया। अब इटली का अब हम देखेंगे एक चैप्टर है आपका इटली का एकीकरण, इसी का भाग है। अब इटली का एकीकरण मतलब इटली क्या टूटा फूटा था, जो उसका जोड़ दिया गया है, एक कर दिया। एक मतलब क्या, इकट्ठा करना, एकीकरण मतलब जोड़ देना। हाँ जी। जब आप 1800 या 1830 के आसपास जाएंगे तो इटली कुछ ऐसा था। ये देखिए आप इसमें देखिएगा, ये पिडमॉन्ट दिख रहा होगा, ये आपका पीपल स्टेट दिख रहा होगा, ये किंगडम ऑफ सिल्सी दिख रहा होगा, ये सिल्सी दिख रहा होगा, ये ऐसे करके किंगडम ऑफ लंबार्डी दिख रहा होगा। ऐसे करके इटली ना चार पांच भागों में बटा हुआ था। जैसे अब भारत का भी देखिएगा नक्शा ना, आजादी से पहले तो आपको पूरा भारत तो था, लेकिन सब जगह अलग अलग राजा थे। एकीकरण का अगर साधारण वर्ड में समझिएगा तो एक वर्ड में समझना है तो जैसे समझिए कि घर परिवार क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि सब लोग अपना मन का मालिक से जुट होके एक आदमी के अंदर आ जाना। मतलब भारत में भी ऐसे ही था कि पूरा देश में बहुत सारे राजा थे। अब सबको मिला के एक के अंदर एक छत्र मतलब एक छाता के अंदर लाना बहुत पहले अशोक ने किया था। और उसके आजादी के बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था एक काम, कि सारे जो रजवाड़े थे उनको एक छतरी के नीचे लाए। ऐसे ही इटली का एकीकरण आप समझिएगा तो बहुत आसान में समझना है। तो इटली देखिए, दिखने में तो भौगोलिक रूप से तो एक दिखेगा ये कि ये पूरा इटली है, लेकिन यहाँ पे कोई और राजा है या फिर तो कौन कौन राजा है जैसे देखिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पहले का मैप है, ये अभी का मैप है, देख सकते हैं। तो ये पिडमाउंट वाला एरिया है, यहाँ पे था ये जो लंबार्डी वाला था, यहाँ ऑस्ट्रिया का राज था। ये पीपल स्टेट जहाँ रोम पादरी जो पोप थे उनका राज था। तो और इनको फ्रांस का सपोर्ट था। और यहाँ पे बोर्बो वंश का राजा था। ऐसे करके पांच भागों में बटा हुआ था आपका फ्रांस। अब देखिए, बहुत बार ये पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में क्या समस्या थी। तो इटली के एकीकरण में एक बड़ी समस्या थी कि केवल आप भौगोलिक समस्या नहीं थी, इससे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इटली के एकीकरण में केवल भौगोलिक समस्या नहीं थी, मतलब इटली का एकीकरण मतलब एकजुट होने में क्या क्या दिक्कत थी। तो पहले देखे कि ये पांच भाग में बटा हुआ था, तो भाई उनको इकट्ठा, अब पांचों के अलग अलग राजा, तो सबको एक साथ लाना एक बड़ा बात होता है ना। अब पीडमाउंट में देख लीजिए, कोई और राजा,
रोम में कोई और, लंबार्डी में कोई और, पीपल स्टेट में कोई और सब एक जगह आ जाए, बहुत बड़ा बात है ये। इसके बहुत बड़ा दिक्कत था। सबसे बड़ा अगर दिक्कत कोई पूछे, बहुत बड़ा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो एस्ट्रिया। अब कैसे, अभी देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे एस्ट्रिया का राज था। ये वाला जो पोर्शन था, ये फ्रांस के प्रभाव में था। अब आपका एक देश का दो गो स्टेट ऐसा हो गया जो दूसरे के कब्जा में हो, तो कैसे सब एक साथ हो जाएगा? मुश्किल काम था। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें अपना सर्वोच्च निछावर किए और इसको एक साथ ले आए। तो अब ये इनका एक पहला था कि अगर इटली को एक करना है, इटली को एक जगह लाना है, तो पहले ऑस्ट्रिया और का प्रभाव को कम करना पड़ेगा, मतलब उनको ऑस्ट्रिया के वहां से भगाना पड़ेगा। देश में देश के लोग इसके लिए जागरूक होना चाहिए, तो देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करनी पड़ेगी। और देश में लोग कब आएंगे, एकजुट होंगे? जब लोगों को अधिकार दीजिएगा, जैसे नेपोलियन में बोला था, सब कोई एक समान है, सब कोई को काम का अधिकार, वोट का अधिकार, ये दीजिएगा, तभी ना लोग एक झंडा के नीचे आएंगे। अब देखिए, अगर आप इटली का एकीकरण का कोई भी सवाल पूछे, आप अगर तीन लोगों का नाम जानते हैं, तो आप आराम से लिख दीजिएगा आंसर, या आप समझा सकते हैं किसी को। एक जोसेफ मेजनी, बहुत बार पूछा, ये तो आएगा ही आएगा। एक काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का तो इंडिया में भी बहुत जिक्र होता है, क्योंकि लाला लाजपत राय जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चल रहा था, तो इनका जीवनी लिखे थे। ठीक है, तो आप इन तीनों का नाम अगर बस याद रहा, तो भी आपका फुल मार्क्स। तो अब जोसेफ मेजनी के बारे में समझिए, काउंट काउंट काबूर के बारे में, और गैरीबाल्डी। ये तीनों लोग हैं, तीन पिलर हैं जिस पे इटली का एकीकरण हुआ। अब जोसेफ मेजनी ये सबसे पहले आदमी थे। अब मेजनी क्या थे? ऐसे तो साहित्यकार थे और सेनापति भी थे। शुरू शुरू में इनको लगा कि क्या करते हैं कि छापामार युद्ध, मतलब क्या होता है, आए, अटैक किए और भाग गए। तो इस तरह का युद्ध करके ये चाहते थे कि बाहरी लोगों को भगा देते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया को भगा देते हैं, और हम इकट्ठा कर देते हैं, ये जो अपना इटली का जो नॉर्थ वाला एरिया है, उसको एक कर देते हैं। अब ऐसा तो मानिएगा, तो जोसेफ जो भाई थे, ये ज्यादा ना आदर्शवादी विचार का था। मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से आप इनके बारे में लिखिएगा तो ये सब लिख सकते हैं कि आदर्शवादी मतलब क्या होता है। घर में नहीं देखते हैं, ये खूब आदर्शवादी बात करता है, मतलब खुद आदर्शवादी बात करते हैं, जैसे क्या, सब कुछ एकदम, मतलब किताबी भाषा एक तरफ से समझ लीजिए। इनको लगता था कि हाँ, आएंगे, मारेंगे, और राष्ट्रीय वाला लोग भाग जाएंगे, और हम अपने राज्य में एक कर लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था, और यही, इस सोच के चलते ही शुरू शुरू में कार्बोनरी के सदस्य बने। ठीक है, लेकिन इस चीज में सफल नहीं रहे। फिर इसके बाद इन्होंने 1831 में जाके यंग इटली नामक एक संस्था का गठन किए। यंग इटली का क्या था, लोगों में अगर यंग इटली के बारे में पूछ दिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है कि 1831 में, पहले तो ये पूछा है कि कब हुआ, दूसरा पूछा है यंग इटली की स्थापना किसने की, तो जोसेफ मेजनी ने की। बहुत बार पूछा है कि जोसेफ मेजनी किस संस्था से संबंध रखते थे, तो कार्बोनरी संस्था से। अब यंग यूरोप की भी इन्होंने स्थापना की 1834 में। मूल रूप से इनका, इन दोनों का उद्देश्य क्या था? यह था कि ये नवयुवक, यंग मतलब नवयुवक जो लोग थे इटली के, उन लोगों में देश प्रेम की भावना ये जगाना चाहते थे, और इस कारण से इन्होंने किया। ये ये दो बार ट्राई किए। एक तो दो बार ट्राई किए कि इटली को एकीकरण का, लेकिन इनका प्रयास मतलब सफल नहीं हो पाया। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक हुआ करते थे, उन्होंने इनके जो आंदोलन था उनको कुचल दिया। अब इटली के एकीकरण में दूसरा नाम आता है काउंट काबूर का। अगर काउंट काबूर को बोले तो एक तरह से इनका कंपेयर आप यहाँ वल्लभ भाई पटेल से कर सकते हैं। ये बहुत ही कूटनीतिक, तेज दिमाग के आदमी थे। ये जोसेफ मेजनी जैसा है, मतलब आदर्श आदर्श वाला बात नहीं करते थे, एकदम सब कुछ, ये व्यवहारिक आदमी थे। मतलब
जो मतलब व्यवहार में चीज संभव है वो वाला पे ये काम करना चाहते थे। तो इनको ये पहले समझते थे, इनको समझने से समझिए कि ये इमैनुअल जो इमैनुअल विक्टर इमैनुअल जो पीडमाउंट, अभी जो हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे, ये पीडमाउंट वाला एरिया, इस ये जो एरिया था इसने ही ये पूरे इटली को एक करने का, जो ऐसा इटली दिख रहा है, पहले शुरुआत किया। ये पीडमाउंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसका ही सेनापति था कौन? ये काउंट काबूर। ये काउंट काबूर बहुत तेज दिमाग, शातिर दिमाग का आदमी। उस पहले समझा कि मेजनी जैसा नहीं कि हाँ छप्पर मार आएंगे, बम मारेंगे, आप भाग जाएंगे तो लोग हमारे सपोर्ट में आंदोलन कर देंगे और हम सबको मिला देंगे, ऐसा नहीं संभव है। इसने दिमाग लगाया, क्या समझा, पहले देखा कि देखिए यहाँ फ्रांस का हेरफेर है और यहाँ पे ऑस्ट्रिया का ये है, ये ऑस्ट्रिया का एम्पायर था, उसका यहाँ राज चलता था। बोला जब बाहरी लोग जब तक घुसपैठी करेंगे, अब जैसे अब यहाँ देख लीजिए हमारे कश्मीर में मोदी जी काहे कोशिश करते हैं कि कश्मीर में बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। तो जब तक पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहेगा, कश्मीरी लोग को कभी शांति से रहने देगा नहीं, ना रहने देगा। वैसे ही यहाँ पे ये काउंट काबूल बहुत तेज आदमी, पहले ये ऑस्ट्रिया का पत्ता काटा और फ्रांस का पत्ता काटे, तभी जाके इटली का एकीकरण होगा। वो बहुत अच्छे से समझता था। तो फ्रांस को बोला कि फ्रांस का उसी समय एक लड़ाई चल रहा था क्रीमिया में, 1853-54 ये भी पूछा है क्रीमिया युद्ध कब हुआ। तो क्रीमिया में चल रहा था, तो उसने फ्रांस को दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला कि आप भाई दोस्त लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सपोर्ट किया। जैसे फ्रांस क्रीमिया युद्ध जीत गया, तो बोला भाई क्या चाहिए? बोला देखो भाई, जब हमारे पे कोई अटैक करेगा ना, तुम हमको सपोर्ट करना जैसे हम तुमको सपोर्ट किए हैं, ठीक है। और दूसरा बोला कि देखो भाई, हम अगर कहीं जनमत संग्रह कर रहे हैं, जनमत संग्रह क्या होता है, एक तरह देखो लोकतंत्र का दो तीन तरीका होता है, एक वोट डाल के हो गया, एक जनमत संग्रह होता है जहाँ मतलब छोटा जगह में सबको खड़ा करा दिए, हाँ जी हाँ ना बोलवा दिए। तो अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने तो वादा ले लिया फ्रांस से कि हाँ भैया हम पे कोई अटैक करेगा तो तुम सपोर्ट करोगे, ठीक है, ये बात पे रह गया। अब फ्रांस को अपने साइड मिला लिया, अब ऑस्ट्रिया एक तरफ पड़ गया। फिर ऑस्ट्रिया से तो उनका एरिया मिलता ही था, अब ऑस्ट्रिया पे से लड़ाई कर दिया। अब जैसे ऑस्ट्रिया से लड़ाई हुआ, फ्रांसिस के सपोर्ट में था, तो अब क्या हुआ, ये लोम्बार्डी जो एरिया था उस पे ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया, और आधा एरिया लोम्बार्डी वाला एरिया पे, ये लोम्बार्डी वाला एरिया पे, ये वाला एरिया पीडमाउंट में मिला दिया गया, और ये वाला एरिया अभी भी ऑस्ट्रिया के कब्जे में रहा। ठीक है, इतना तक तो हुआ। अब ये इतना वाला एरिया इसके कब्जे में आ गया। अब आगे, आगे कैसे कैसे होगा? अभी एक आदमी और है, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का क्या था कि इनका एक बर्फ में लाल कुर्ता, ये लाल कुर्ता वाले लोग थे। ऐसे पेशा से देखिए तो एक नाविक थे, ठीक है, मतलब नाविक मतलब व्यापारी नाविक, ये नाव चलाते थे। और ये सशस्त्र क्रांति में भी भरोसा रखते थे। इनके जो कर्मचारी लोग थे सब मिलके एक लाल कुर्ता पहन के अटैक करते थे। तो अब ये भी क्रांतिकारी बहुत थे। अब इन्होंने जो सिसिली और नेपल्स प्रांत था, उन दोनों प्रांत पे अटैक करके उनको कब्जा कर लिया। लेकिन काबुल से जब मिले, तो इनको इनको भी बात समझ में आया कि हाँ भाई इटली एक होगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने जीतने के बाद अपना एरिया इनके साथ मिला लिया। अब क्या हो गया कि एक दो एरिया छोड़ के, अब दक्षिण वाला एरिया छोड़ के और रोम वाला एरिया छोड़ के सब लगभग आ गया था इटली के साथ। अब क्या करना था? अब गैरिबाल्डी साहब चाहते थे कि रोम वाला एरिया पे अटैक कर दें। रोम वैसे भी सेंटर में था, लेकिन काउर तेज आदमी था, उसने बोला कि ना, अभी अटैक करेंगे, क्योंकि रोम पे जो शासन करता था वो पोप करता था। अब पोप जो एक तरह से पूरा जितना यूरोप था, सब के जो कैथोलिक चर्च वाले थे उनको मतलब उनका प्रतिनिधित्व करता था, उनका नेता था। तो अगर एक तरह से आप रोम पे अटैक कीजिएगा तो पूरा यूरोप आपके खिलाफ में हो जाएगा। तो काउंट काबूल ने क्या किया, मना कर दिया कि ना अभी अटैक करना ठीक नहीं है। तो अटैक नहीं किया गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि काउंट काबूल बोला कि नहीं इसका इंतजार करते हैं, लेकिन दक्षिण वाला एरिया पे अटैक किया गया और दक्षिण वाला एरिया को भी जीत लिया। अब जीत लेने के बाद गैरीबाल्डी को बोला गया कि तुम वहां के राजा बन जाओ, वो एरिया देखो, लेकिन विक्टर एमेनुअल जो शासक थे उसके अंडर ही रहना। लेकिन गैरीबाल्डी बहुत
मतलब दान मतलब महान नेता थे। बोले कि ना, हम जीत गए ठीक है, लेकिन हम किसानी की जिंदगी जिएंगे, और ये अपना किसान के जिंदगी जिए। इससे इंडिया के जो जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये लोग बहुत प्रभावित थे। उन लोगों ने बहुत बड़ी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबल्दी का जो जीवनी था किसने लिखा था, तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है। तो अब एक तरह से आप देखिएगा, तो 1870 से पहले मतलब आते आते लगभग ये पिडमाउंट, लंबार्डी, ये ये वाला दक्षिण वाला एरिया, ये सारा एरिया जो था, अब केवल ये पीपल्स स्टेट छोड़ के सब कब्जे में था किसके? विक्टर इमैनुअल के। विक्टर इमैनुअल भी बहुत मतलब धैर्यवान आदमी था। वो घबराया नहीं, वो इंतजार किया समय का। अब क्या हुआ, मैंने कहा था कि रोम वाला एरिया जो था, ये वाला पीपल स्टेट वाला, ये वाला रोम वाला एरिया पे पोप का राजा था, और वो फ्रांस का सपोर्ट रहता था। अब जैसे फ्रांस प्रशा से लड़ाई में उलझा, अब इस समय का फायदा उठा के विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि रोम को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह 1870 तक इटली का पूरी तरह से एकीकरण एक हो गया। अब इसमें आपको बहुत तरह से सवाल पूछा जाए, चाहे इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, इटली के एकीकरण में किस किस का योगदान है, मेजनी का क्या योगदान है, काउंट काबूर का क्या योगदान है, गैरीबाल्डी का योगदान क्या है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, आपके से क्वेश्चन पूछा गया, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेरी, बताए थे कार्बोनेरी संस्था था, जो लोग छापामार युद्ध में भरोसा करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको अभी जो पढ़ाए हैं, ये तो क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की संस्थापना पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुई? तो ये बोले थे ना, बुर्बो वंश की। ठीक है। और फिर बुर्बो वंश को 1830 के क्रांति के बाद हटा के अलायंस वंश को बिठा दिया गया था। ठीक है। अब इटली जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन था? अच्छी तरह से पता था, एक ही आदमी था बीच में, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था भाई इटली के कह के उसका लंबोडिया पर राज था। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया? अभी बताए थे प्रधानमंत्री। काउंट काबूर बहुत तेज प्रधानमंत्री था। अपन गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? अभी बताए थे कि नाविक था। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जर्मन राइन वाला, अभी जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आपको हम लोग समझेंगे।